नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, आज हम हरियाणा चुनावों के साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड की राजनीति पर चर्चा करेंगे। क्या धर्म का मुद्दा महाराष्ट्र के चुनावों पर प्रभाव डालेगा? महागठबंधन और महायुति में कौन सा पक्ष भारी रहेगा? और क्या महंगाई और बेरोजगारी का असर मतदाताओं पर देखने को मिलेगा? साथ ही हम एनडीए और इंडिया अलायंस की स्थिति पर भी नजर डालेंगे। क्या इन चुनावों में कोई असर होने वाला है? इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट, राजनीतिक विशेषज्ञ अभिलाष अवस्थी जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार, बताएं। हरियाणा चुनाव खत्म हो रहे हैं, वोटिंग शुरू होने जा रही है। आपको क्या लगता है, ऐसे कौन कौन से व्यक्तित्व हैं जो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को प्रभावित करेंगे? जी हाँ, रोमा जी, आज शाम को 5 बजे खत्म हो जाएगा चुनाव का जो प्रचार है। ये उसमें आपका ये स्टेट जहां पर चल रहा हरियाणा में, और हरियाणा एक बड़ा क्रूशियल एक मानदंड बन चुका है। मैं हरियाणा के चुनाव में को बड़े करीब से देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि हरियाणा एक ऐसा चुनाव बन गया, हरियाणा विधानसभा का, जहां से बड़े इतिहास निकलने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं एक दावे के साथ बोल रहा हूँ, मतलब हरियाणा क्या करेगा, मतलब मोदी ब्रांड क्या टूट रहा है या क्या हो रहा है। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा आपका प्रश्न है कि ऐसे क्या वक्तव्य है जो आगे तक जाएंगे, उनमें सबसे खतरनाक वक्तव्य है जो कल सोशल मीडिया में कंगना रनावत ने पोस्ट किया। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की फोटो डाली और उसके नीचे लिखा, देश के पिता नहीं होते हैं, देश के तो लाल होते हैं। धन्य है भारत माँ के ये लाल, यानी लाल बहादुर शास्त्री। 2 अक्टूबर दोनों का जन्मदिन था, गांधी जी का भी, बापू का भी और लाल बहादुर शास्त्री का। मगर देखिए, ये जो टुच्चापन जो है ना, मतलब इसको शालीनता से नहीं कहना है, कंगना रनावत का जो टुच्चापन है, जो 32 करोड़ में उसने अपना घर बार बेचा है, पता नहीं उसका फ्रस्ट्रेशन उसके दिमाग में पागलपन के रूप में आ रहा है, जिसको इस देश का हर आदमी क्रिटिसाइज करा। और ये जाएगा महाराष्ट्र तक, ये जाएगा झारखंड तक ये वक्तव्य, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं या उनके जो प्रवक्ताओं हैं, उनका कमेंट आना चाहिए कि क्या ये जो वक्तव्य जो कंगना रनावत ने दिया है, क्या वो नरेंद्र मोदी की मर्जी उसमें शामिल है? क्या नरेंद्र मोदी कहना चाहते हैं कि राष्ट्र के पिता नहीं होते हैं, केवल लाल होते हैं? मैं इसको बदतमीजी वाली भाषा में नहीं लाना चाहता कंगना रनावत की तरह, लेकिन राष्ट्रपिता का मतलब महात्मा गांधी की बात है, और महात्मा गांधी थे गुजरात के। तो क्या जो नरेंद्र मोदी हैं, गुजरात के प्रथम व्यक्ति जो इस समय राष्ट्र का प्रतीक बन चुके हैं, क्या महात्मा गांधी की भी अवमानना वो अपनी सांसद से होने देंगे? क्या वो प्रताड़ना नहीं करेंगे, कुछ अवहेलना नहीं करेंगे? प्रज्ञा ठाकुर पे तो आप बोल देते हो बाद में, अरे मैं उससे खुश नहीं हूं, मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा, लेकिन अंत में उसको 2019 में टिकट देते ही हो ना। तो आप बोलिए कि लगातार कंगना रनावत सिर्फ, ठीक है वो अपनी पार्टी का अपमान करें, पार्टी के अध्यक्ष का करें, प्रधानमंत्री का करें, मगर मुल्क का अपमान करने की ना तो उनको हम लोग अनुमति देंगे और ना ही उन्हें अधिकार है। और इस मुल्क के प्रतीक हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की 127 से अधिक देशों में मूर्ति बनी है, और ये लड़की कल की लड़की, अब मैं बंबई में रहता हूँ, इसके कार्यालय के बड़े पास में रहता हूँ इनका, और चूंकि मैं पत्रकारिता से जुड़ा हूँ और मुझे इसका सब इतिहास मालूम है, लेकिन मैं वो आदित्य पंचोली से लेकर और ऋतिक रोशन तक कोई गंदा इतिहास इसका खोलना नहीं चाहता। मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ये महिला सांसद की ड्रग की हिस्ट्री है, ना ही मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ कि इस मूर्ख सांसद को, भाजपा की मूर्ख सांसद को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो कहे कि देश के पिता ही नहीं होते।
यानी राष्ट्रपिता नहीं होते, महात्मा गांधी को का अपमान कर रही है। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री का सम्मान होना चाहिए, हम लाल बहादुर शास्त्री का भी सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने बड़े लो प्रोफाइल में देश को जो कुछ मैंने चलाया, वो निश्चित रूप से जय जवान जय किसान का नारा उनका भारतीय इतिहास में अमर है। लेकिन वो देश के वास्तव में लाल थे। लेकिन इनके माध्यम से आप जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपिता हैं, सॉरी, महात्मा गांधी का अपमान करने का भाव हम अभी देखिए, कुछ लोगों ने बोला है, अरिजीत सिंह ग्रेवाल हैं पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो तो साफ बोलते हैं ये तो गोडसे की तरफदारी है। अगर ये गोडसे की तरफदारी है तो मोदी जी को बोलना चाहिए। रवनीत सिंह बिट्टू जो केंद्रीय मंत्री हैं भाजपा के, जो पिछले दिनों भड़के थे बहुत राहुल गांधी पर, अमेरिका को कोई बयान दिया था उन्होंने कि सिख समुदाय का, उन्होंने बोला कि बापू ने, अब उन्होंने व्यंग किया अपनी ही सांसद पे कि बापू ने कहा कि बुरा ना तो सुनो और जब सुनना पड़े तो कान बंद कर, यानी उनकी नजर में भी यह बुरा है। तो एक ये वक्तव्य है जो अब कल से थोड़ा विस्तृत होता जा रहा है। और मैं रोमा जी आपको एक वक्तव्य और बड़ा शर्मनाक कल ही आया है, वो आया है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का। अब इस शिवराज सिंह चौहान ने बोला कि जब हजारों झूठे मरे होंगे तो राहुल का जन्म हुआ। अब बताइए, ये कृषि मंत्री हैं। अभी मैंने अपने एक दो पत्रकारों को फोन करके पूछा, जिसमें एक महिला पत्रकार भी हैं, उन्होंने बोला कि व्यापम के शहीदों को व्यापम में जो शहीद हुए हैं, जब उनकी हत्या हुई है, उनको हत्यारों को बचाने के लिए जिस आदमी ने का जन्म हुआ होगा, उनका मतलब शिवराज सिंह चौहान से था, क्यों उन्होंने व्यापम के में जो 50 शहीद हुए उनके हत्यारों को बचा रहे हैं। आज तक व्यापम में कुछ नहीं किया, तो इनके ऊपर व्यापम का काला टीका लगा हुआ है। तो कहले ऐसे लोगों का जन्म, जब हजारों भौंकने वाले मरते हैं तो ऐसे लोगों को जन्म बताया, ऐसा वक्तव्य दिया। उनकी पत्नी के लिए बोला कि जब उनकी पत्नी के ऊपर टैंकर घोटाला केस है, कि जब उन्होंने, महिला पत्रकार ने तो बोला कि जब हजारों जहरीली नागिनें मरी होंगी तो टैंकर घोटाले के आरोपियों को बचाने के लिए किसी नाग का जन्म हुआ होगा। ये व्यंग उल्टे आ रहे हैं, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने शुरुआत की है तो वो ऐसे कुछ वक्तव्य और सामने आएंगे। मैं आपको चाहता हूं मैं थोड़ा बता दूं, और बड़ा क्यों इंटरेस्टिंग चुनाव है। आपके पहले प्रश्न में सब कुछ छुपा है कि नरेंद्र मोदी ने तुष्टीकरण की बात की। नरेंद्र मोदी तो पाकिस्तान भी ले आए। हरियाणा के चुनाव में नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? जब आप पाकिस्तान का डिस्कशन करते हैं तो सबकी नजर में आता है कि जब आप पहली बार प्रधानमंत्री बन रहे थे तो नवाज शरीफ साहब बड़ा अचकन वचकन पहन के और शपथ स्थल पे आ गए थे। तो वो क्या था, पाकिस्तान का तुष्टीकरण था कि नहीं था? वो क्या था कि आप उनकी अम्मा के पैर छूने गए थे? किसी बुजुर्ग के पैर छूना वो ठीक है, लेकिन क्या दुश्मन देश के किसी प्रधानमंत्री की माँ के पैर छूने जाना बिना प्रोटोकॉल के, मतलब वो भी देश का अपमान हम कहेंगे। तो अब कल क्या बोले हैं रोमा जी? कल बोले घुसपैठिया का जिक्र किए झारखंड में। तो ये सारी चीजें आगे जाने वाली हैं, और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में नरेंद्र मोदी के तमाम वक्तव्य जो हैं वो उनको भारी पड़ने वाले हैं। मैं आगे थोड़ा आपको बताऊंगा कि उनके वक्तव्यों में और क्या क्या शामिल है। वो बड़े खतरनाक उन्होंने वक्तव्य दिए, मैं आगे आपको बताऊंगा रोमा जी। जी सर, ये हरियाणा के ऊपर हमने बात की, अब हम महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र एक धार्मिक प्रदेश है, आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में धर्म का मुद्दा भी प्रभावशाली रहेगा इस चुनावों में? हाँ जी, देखिए महाराष्ट्र, आप बड़ा अच्छा सा प्रश्न किए हैं। महाराष्ट्र में तो जैसे हरियाणा में इनके ऊपर तो ये समझ रहे हैं मेरे ऊपर बहुत बड़ी आपदा आ गई, भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट में नहीं जा रही है, भारतीय जनता पार्टी का ये एकदम ब्लैक पीरियड है। लेकिन
महाराष्ट्र में तो उससे भी ज्यादा बुरा हाल हो गया इनका। मैं आपको खाली थोड़ा सा आपको कल की बात बता रहा हूँ, मैं आपको ताजा बातें ही बोल रहा हूँ। कल जो है वाराणसी में क्या हुआ, कल वाराणसी में क्या हुआ कि साईं बाबा की मूर्तियों, वाराणसी के मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां कपड़ों में लपेट कर कहीं और भेज दी गई। ये आपने भी दिल्ली में खबर पढ़ी होगी। और साईं बाबा महाराष्ट्र के लिए भगवान, भगवान ही है वो, यूं भी भगवान है, महाराष्ट्र के लिए क्या पूरे दुनिया के लिए है। तो आज जब साईं बाबा की मूर्तियां, आपने उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, आपकी केंद्र सरकार है भाजपा की, आपके योगी की भाजपा की सरकार है, और वहां पर वाराणसी के मंदिर से साईं बाबा की मूर्तियां हटा दी गई। इसको यहाँ पर बहुत ही गहरे अपमान के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, हम लोग वो जर्नलिस्ट हैं जो हम ये नहीं चाहते हैं कि समाज में कोई ऐसे विभाजन की बातें हम करें, लेकिन आपने आपने जो साईं बाबा, ये संगमनेर के पास, मैं बहुत बार, हम लोग जाते ही हैं, बंबई में रहते हैं, अक्सर कार से निकल गए और आज तक लौट आते हैं। तो साईं बाबा की जो वहां प्रतिष्ठा है, बल्कि साईं बाबा की तो वो मंदिर वहां बना हुआ है शिरडी में, लेकिन हम लोग मुंबई और कानपुर और कई जगह देखते हैं हजारों लाखों मंदिर साईं बाबा के बने हुए हैं। उन साईं बाबा धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक हैं, क्योंकि साईं बाबा, अगर आप गई हो तो देखें बगल में उनकी समाधि भी बनी है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग आते हैं, वो जाति धर्म से परे हैं। तो कल साईं बाबा की मूर्ति का जो अपमान हुआ है, उसका महाराष्ट्र में बहुत भयंकर प्रतिक्रिया हो रही है। और दूसरा, मैं इसके पहले भी मैं आपको बोल चुका हूं कि यहाँ पर जो छत्रपति महाराज की मूर्ति टूटी थी, जिसके लिए मोदी जी माफी मांगने आए थे, वो मूर्ति का जो गहरा उसाद है, जो गहरा दुख है, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग साईं बाबा और छत्रपति शिवाजी महाराज को बहुत पूजा, मतलब उच्च स्थान पर रखते हैं, वो पूजनीय है भी और वो लोग रखते भी हैं। ऐसे में इन दोनों मूर्तियों का अपमान होना हमको ये कहने में प्रॉब्लम लगती है। मैं यहाँ महाराष्ट्र में 4 दशक से हूँ, मुझे पता है छत्रपति शिव महाराज के जन्मदिन पर हम लोग के घरों में भी खीर वगैरह बन जाती है, जबकि हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं। हम लोग साईं बाबा के मंदिरों में जाते हैं, मतलब महीने में एक बार चले ही जाते हैं, 4 दोस्त मिले, गाड़ी लेके चले गए, शाम तक लौट आए। तो उसी तरीके से ये दोनों मूर्तियों का अपमान किया। तो ये ध्यान रखिएगा, हम लोग चुनाव के बाद मिलेंगे कि इसका प्रभाव महाराष्ट्र के मराठी वोटरों में, उत्तर भारतीय वोटरों में पड़ेगा। और ये प्रश्न है योगी महाराज से कि बाबा वो कहाँ मूर्तियां गई साईं बाबा की, जरा कम से कम फोटो तो डाल दीजिए। नरेंद्र मोदी गुफा में जाते हैं केदारनाथ के, तो वहां की तो फोटो आप डाल देते हैं, कम से कम वो मंदिर से साईं बाबा की मूर्तियां निकाली हैं, ये बेशर्मी आपने की है, तो उसका जवाब तो जनता देगी, हिंदू समाज देगा। लेकिन आप वो मूर्तियां कहाँ रखे हैं, उनका आदर है कि नहीं, इस बात का उन्हें जवाब देना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 जो आपने बोला कि महाराष्ट्र में कौन कौन से मुद्दे हैं, महाराष्ट्र के में सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। रोजगार, पहला तो मैं ये बता दूं, यहाँ पर जितनी यूनिट लगने वाली थी, मैं 1-2 बार पहले भी बोल चुका हूं, वेदांता फॉक्सकॉन उसको उठा के आप गुजरात ले गए, टाटा एयर बस का प्लांट उसको उठा के गुजरात ले गए, अभी ले गए 18,000 करोड़ का सोलर एनर्जी नागपुर का प्लांट, वो आप वो लेकर चले गए। यहाँ का कपड़ा बाजार आप सूरत ले गए, यहाँ का हीरा बाजार आप अहमदाबाद ले गए, शेयर मार्केट को ले जाने का पूरी योजना बनी हुई है। और ये इस ढंग से रोज, और आपको यहाँ का फिल्म फेयर का अवार्ड वो भी आपने अहमदाबाद इस बार शुरू किया। तो बहुत सारे उद्योग धंधे नरेंद्र मोदी, इसमें मराठी अस्मिता को चोट पहुंची है कि बंबई और महाराष्ट्र जो आर्थिक रूप से संपन्न था, उसे आपने गुजरात के सामने क्या असंपन्न घोषित करने का प्रयास किया है। और इसीलिए यहाँ के सारे आप तो प्रधानमंत्री हैं, आपके लिए तो महाराष्ट्र और गुजरात एक होना चाहिए,
लेकिन यहाँ के आप उद्योग धंधे, ये बड़ा एक और घटना कल घटी है रोमा जी, बड़ा इसमें हम लोग कल डिटेल में फिर बात करेंगे कि यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री का, अभी देखिए आमतौर पे हम आपको सबको पता है कि हर दवाई में एक एक्सपायरी डेट होती। अब एक्सपायरी डेट के हिसाब से ही कोई भी सरकारी जो अस्पताल होते हैं वो 3 महीने के लिए ऐसी दवाओं का ऑर्डर करते हैं। अभी यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि हेल्थ मिनिस्टर साहब ने उन्होंने ऑर्डर किया है कि 1 साल के लिए खरीद लो, क्यों उन्हें मालूम है कि सरकार जा रही है। अरे भाई एक्सपायर ही होगी दवा, अपना कार्य क्षमता खो देगी, वो उससे मतलब नहीं है। चूंकि 125 करोड़ का खरीद होगी और 125 करोड़ में अब किस मंत्री को, किस अधिकारी को कितना कमीशन मिलेगा वो आपको कल खुला है। और ये खुला तब है जब यहाँ पर उसका जो कमिश्नर, उसका जो सेक्रेटरी है, उसने अड़चन कहा कि ये नहीं हो सकता, हम 3 महीने की खरीदेंगे। तो तकनीकी अड़चन उसने बताई तो डायरेक्टर का, निदेशक का ट्रांसफर कर दिया सरकार ने। तो ये है चौथा। और पांचवा मैं आपको और बता दूं चौथे पे ही कि जो महाराष्ट्र में सबसे प्रभावशाली रहेगा वो रहेगा अडानी। मैं तो कई बार ये कहता हूं, यहाँ के चैनलों में मैं बोलता हूं कि अब की का चुनाव अडानी वर्सेस इंडिया अलायंस है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में ना तो शिंदे लड़ रहे हैं, ना मोदी लड़ रहे हैं, ना शाह लड़ रहे हैं, बल्कि शाह यहाँ 2 दिन से पड़े हुए, सॉरी क्षमा करें 2 दिन से हैं, वो गृह मंत्री हैं, उनका सम्मान है। और उन्होंने कल शिंदे साहब को भी डांटा कि आप क्या ये अड़चन फैला रहे हैं, आप और अजीत पवार मिलकर, और आप भारतीय जनता पार्टी को वो कर रहे हैं। ये अखबारों में की खबर है कि उन्होंने शिंदे को भी हड़काया, अजीत पवार को हटाना चाहते। लेकिन शिंदे, अगर अजीत पवार रहेंगे तो शिंदे की वैल्यू कम रहेगी ना। शिंदे और भाजपा रहेंगी तो बार्गेनिंग पावर शिंदे के पास है। अब वो अजीत पवार को किनारे करते हैं। एक एनडीए में एक बुरा वातावरण बन चुका है और एक दूसरे के खिलाफ सब जा चुके हैं। सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। जबकि दूसरी तरफ क्या हो, अच्छा अडानी ये क्यों कर रहे हैं? अडानी पैसा फेंक रहे हैं, अडानी पैसा फेंक रहे हैं चुनाव में कि भाई आप यहाँ भाजपा की सरकार लाओ, क्योंकि उनका धारावी का कई लाख करोड़ का प्रोजेक्ट उनको 5,000 करोड़ में मिल गया। और उद्धव ठाकरे ने कहा हमारी सरकार आएगी तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दूंगा। और रोमा जी, महाराष्ट्र के बहुत सारे स्कूल भी अडानी को मिल गए। बताइए अब अडानी क्या क्या करेंगे? हम लोग के घरों में कब्जा ही रह गया है खाली। तो ये चुनाव महाराष्ट्र का जो है वो अडानी वर्सेस इंडिया अलायंस है, ये रहे। बताएं आप रोमा। मेरा आपसे और है, महाराष्ट्र के चुनाव पर आपकी राय क्या होगी? क्या इस बार महायुति और महाआघाड़ी में से कौन सा पक्ष भारी रहने वाला है? हाँ, आपने बड़ी सरलता से प्रश्न किया, लेकिन मैं इसका और सरल उत्तर दे रहा हूं। मैंने ये जो 5-7 कारण आपको बताए, उन 5-7 कारणों में जो सबसे बड़ी चीज है कि नरेंद्र मोदी का ब्रांड टूट गया। नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के शिखर से एक फिसलते हुए प्रतियोगी के रूप में सामने आए। दूसरी तरफ राहुल, अब देखिए कल मुझे अचानक याद आई, आपने भी देखा होगा, अभी राहुल गांधी ने जलेबी पर बात की कि जलेबी यहाँ पर है, और जलेबी वाली की बात करते करते उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में बनेगी। तो उसको अमित मालवीय और इसका भाजपा का आईटी गैंग जो है वो नॉनसेंस तरीके से बोल रहा कि जलेबी फैक्ट्री में। जी हाँ, मैं गुजरात जाता हूँ, सूरत में मेरा परिवार रहता है, सूरत में यहाँ से 2.5 घंटे बाई रोड है। और जब वहां मैं थेपला खरीदने गया तो मैंने देखा कि सब थेपले एक साइज के हैं, थेपला, और तो मालूम पड़ा कि ये तो फैक्ट्री में बनता है। अरे मोदी जी, आप अपने आईटी सेल के जो गैंग है उसको समझाइए कि वहां पर थेपला
जो है मशीनों से बनता है, फैक्ट्री में बनता है। ढोकले की अपनी फैक्ट्री है गुजरात में, रसमलाई की अपनी फैक्ट्री है गुजरात में। मैं बोल रहा हूं और आपको मैं चल के दिखा सकता हूं सूरत और अहमदाबाद में मिठाइयों और जलेबियों की फैक्ट्री, लड्डू की फैक्ट्री तो कानपुर, लखनऊ सब जगह है, क्योंकि बल्क में चाहिए। तो ये मूर्खतापूर्ण बात करते, तो ये जो मूर्खतापूर्ण एटीट्यूड आया है मोदी को बचाने के चक्कर में, वो भी कमजोर कर रहा है एनडीए को। आप मैं इतना जरूर बोल रहा हूं कि 200 के करीब इंडिया अलायंस की सीट्स रहेंगी। उसका कारण साफ है, मैं आप ये नहीं कि क्यों रहेंगी, क्योंकि शरद पवार मुखिया हैं, बुजुर्ग हैं, उद्धव ठाकरे हैं और कांग्रेस है। इन तीनों में बड़ा मतैक्य है। तीनों जो है आपस में मिल के बात कर रहे हैं। सीट टूटने में, सीटों के बंटवारे में कोई भी इनमें बहुत ही ऐसा नहीं कि कंट्रोवर्सी हो। तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूं कि 200 के लगभग इंडिया अलायंस की सीटें रहेंगी और बड़ा दर्दनाक होगा कि 88 सीटों के अंदर एनडीए यानी नरेंद्र मोदी की सीटें रहेंगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। जी सर, मैं लिख लेती हूँ। चुनाव आने पर भी इस बारे में डिस्कशन किया जाएगा। इंडिया अलायंस जी हाँ, 200 सीट बताइए और एनडीए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा ठीक है, आप मुझे भी घेरना चाहेंगी चुनाव के बाद। सर लगभग सभी मुद्दों पर आज हमने आपसे बातचीत कर ली है। कल फिर हम और किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे और हरियाणा चुनाव को लेकर भी मैं आपके साथ एक एपिसोड रिकॉर्ड करना चाहूंगी। फिलहाल के लिए आपने अपना समय दिया हमें, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया, नमस्कार रोमा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।